हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इस लेक्चर में, इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हाउ टू प्रिपेयर सीटेट एग्ज़ाम। देखिए, कई बच्चों की इस तरह से मेरे पास बातें आती हैं कि मैम हमने तो काफ़ी पढ़ा, हमने तो लेकिन 2 बार से सीटेट दे रहे हैं, 3 बार से सीटेट दे रहे हैं, लेकिन हम सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो या फिर जो फर्स्ट अटैम्प्ट जिनका है सीटेट के लिए, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी बच्चे कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी सबसे पहले एक स्ट्रेटजी लेते हैं कि हमें एग्ज़ाम को करना कैसे है ना। तो स्टार्ट कैसे करना है हमने अपनी प्रिपरेशन को, और क्या चीज़ें हमने पढ़नी और क्या चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है। हम सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है इसीलिए बनाई है कि हम पहले लेक्चर में ये समझ लें कि हमें सीटेट में तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर प्राइमरी की बात करें सीटेट की, अभी देखिए हम सीटेट की बात करें, यूपी टेट की बात नहीं कर रहे हैं। सीटेट में भी हम 1st to 5th क्लास के लिए यानी पेपर 1 के लिए हम बात करें कि उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सीटेट एग्ज़ाम में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम चाइल्ड पेडागोजी की बात करें 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 से भी 30 एंड 2 से 30, मैथ्स से 30 और ईवीएस, ये हमारे सब्जेक्ट हैं जिनमें से हमारे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात ये आती है कि हम किस तरह से इनमें स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात जो आपको करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मास्टर आप रखते हैं। इनमें से किस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, क्या आपको मैथ अच्छा आता है, ईवीएस पे आपकी पकड़ है, या लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, या फिर आपके पास पेडागोजी पे पकड़ है। तो जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर है, तो कोशिश करें उसमें और ज़्यादा फोकस करने की। ठीक है, तो उसमें ये ना सोचें कि ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है और इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, बाकी के मैं सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। नहीं, ये गलती मत करिएगा। देखिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और शार्प करें। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, इनमें से आप किस में फोकस कर सकते हैं, इसमें से किस में आपकी मास्टर है। तो कोशिश करें उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा पढ़ने की। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपका कमांड नहीं है, उन सब्जेक्ट को कोशिश करें, उन सब्जेक्ट से बचने की कोशिश करें। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप ये क्या बात बता रही हैं, जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं हम तो उसमें फ़ोकस करेंगे पहले, जो जिसमें मास्टर है उसको तो हम कर ही लेंगे। देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं, यही सोचते हैं, अगर जब आप वीक सब्जेक्ट को अपने प्रिपेयर करने लगे तो आपका जो सारा टाइम है उस वीक सब्जेक्ट में चला जाएगा, और जो आपका मास्टर सब्जेक्ट है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी एग्ज़ाम में कि आप उसमें से मास्टर सब्जेक्ट में से भी क्वेश्चन गलत कर दें, है ना। अब मास्टर सब्जेक्ट के तो जिसमें आप स्कोर कर सकते थे वो गया आपके हाथ से, उसमें आप स्कोर नहीं कर पाए। और वीक में देखिए, वीक को आप प्रिपेयर करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कन्फ्यूजन के। जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपके पास कन्फ्यूजन के चांसेस रहेंगे। तो वीक सब्जेक्ट भी हाथ से गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यानी जब आप अगर इस तरह से करते हैं कि मास्टर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और वीक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने लग जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपका सारा टाइम चला जाता है। प्लस टाइम जाने के साथ साथ आपके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये सब्जेक्ट तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं
तो उस टाइम पे एग्ज़ाम में आपके मास्टर सब्जेक्ट के भी मार्क्स गए और वीक सब्जेक्ट के तो गए ही गए। तो इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप कोशिश करिएगा उसमें से ज़्यादा प्रिपेयर करने की, राइट। अब देखिए सेकंड बात ये आती है कि अब बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट है हम उसमें से किस तरह से प्रिपेयर करें। तो देखिए बात आती है कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं हम उनको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं इसमें से बात करूँगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। तो मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज 1 है यानी जो सबकी अपनी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है चाहे फिर हिंदी है, तो उसमें से 30 में से कम हम ये लगाकर चले कि 20 से 25 मार्क्स हम इजीली लेकर आ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में से। जैसे मान लीजिए आपकी लैंग्वेज हिंदी है, लैंग्वेज मतलब जिसमें आपकी कमांड है, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में आपकी अच्छी कमांड है तो आप उसमें से 25 मार्क्स इजीली लेकर आ सकते हैं, इतना टफ नहीं आती लैंग्वेज। या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी आप 20 से 25 मार्क्स आप इजीली लेकर आ सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए जो मैथ्स है ना, जिनका मैथ्स अच्छा है या जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, समझिए मैथ्स उनके लिए जैकपॉट है। मैथ्स उनके लिए जैकपॉट है। जैकपॉट क्यों है? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ पर रॉन्ग है कहाँ पर राइट है। हमने मैथ्स में 30 में से हम खुद ही अपने मार्क्स निकाल लेते हैं कि 30 में से हम इतना स्कोर कर चुके हैं, ठीक है। तो जिनकी मैथ्स में कमांड है वो जब एग्ज़ाम करते हैं, है ना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो अपना हिसाब लगा लेते हैं कि मैंने 30 में से 25 मार्क्स तो मेरे आ गए मैथ्स में, बाकी के बचे हुए मार्क्स हैं जो मुझे अदर सब्जेक्ट से निकालने हैं, ठीक है। तो मैथ्स हमारे लिए जैकपॉट का काम करता है। तो कोशिश करें मैथ्स पे ध्यान देने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको मतलब 5th या 6th क्लास तक के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, अगर आपको उनमें डिफ़िकल्टी होती है उनको भी करने में, तो आप फिर मैथ्स पे फोकस ना करें, ठीक है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, तो ज़्यादा फिर आप मैथ्स पे फोकस ना करें अगर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं 8th-9th क्लास तक का मैथ्स आप कर सकते हैं, 8th-9th का भी नहीं मैं कहूँगी, मतलब 6th-7th क्लास तक का आप मैथ्स कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स आता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप मैथ्स पे फोकस करिए, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका मैथ्स तो जैकपॉट है, जैकपॉट। इसके बाद देखिए बात आती है ईवीएस की। अगर हम बात करें तो ईवीएस जो आता है, ईवीएस कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ईजी हो सकता है। साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी है ईवीएस, साइंस वाले बच्चे आराम से स्कोर कर लेंगे ईवीएस में। लेकिन जैसे मेरे जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा ईवीएस में दिक्कत आती है, ईवीएस में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो ट्राई करें तो ईवीएस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम निकाल सकते हैं। अगर हम 1st से 5th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लें तो हम ईवीएस ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी तक चाइल्ड पेडागोजी की बात नहीं करी है, मैंने जो अदर आपके सब्जेक्ट हैं उनकी बात करी है, क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी से ज़्यादा इजी है जो अदर सब्जेक्ट है उनको पढ़ना, है ना। तो जो चीज़ इजी है हम पहले उस पर फोकस करेंगे, और जो चीज़ डिफ़िकल्ट है जिसकी वजह से आप इजी चीज़ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस पर हम बाद में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि वो चाइल्ड पेडागोजी पे लगे रहते हैं, सुबह शाम रात दोपहर चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि चाइल्ड पेडागोजी अगर हमने अटैम्प्ट कर ली तो हमारा सीटेट निकल जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, चाइल्ड पेडागोजी 30 मार्क्स की है और जो अदर हम सब्जेक्ट देखें वो ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो इसलिए हम अगर अदर सब्जेक्ट पर फोकस करें तो भी हमारा सीटेट ईजीली निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चाइल्ड पेडागोजी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाइल्ड पेडागोजी हम छोड़ दें। तो देखिए चाइल्ड पेडागोजी में से 30 में से जहाँ तक मुझे पता है एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं,
प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादातर मतलब 30 में से 15 के आसपास आपको कॉमन सेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। कॉमन सेंस मतलब आपको उनको बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं इस वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी आगे की, उनमें मैं कवर कर लूँगी, कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। और तो ऑलमोस्ट हमारा सीटेट ईज़िली निकल सकता है अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर चलें तो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ डाउट हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे पब्लिक कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट बात करें तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में हमारे पास एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आता है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है एक लैंग्वेज 1 का, एक लैंग्वेज 2 का। और इसी तरह जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शन होता है एक लैंग्वेज 1 का और एक लैंग्वेज 2 का। तो हमें समझ नहीं आता ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब आप सीटेट का एग्ज़ाम करते हैं तो ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में आप हमेशा वो सब्जेक्ट भरें जो कि आपके लिए लैंग्वेज ईजी है। अगर आप फैमिलियर हैं हिंदी से, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है, कमांड अच्छी है, इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में अच्छे दे सकते हैं, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी भरें, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भरें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी मेरे को टफ पड़ेगी, इंग्लिश मेरे को इजी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे कॉमर्स, जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, उनके लिए हिंदी उनको टफ पड़ती है, क्योंकि ये समास और ये व्याकरण ये सब उनको इतना नहीं समझ में आता है, तो वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भर देते हैं, है ना, और लैंग्वेज 2 में हिंदी भर देते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 में वही भरें जो आपका इजी सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज 2 में वो भरें जो आपके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, राइट। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट, जब आप पेपर एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते के साथ ही आधे बच्चे तो सीटेट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो अटैम्प्ट ही गलत करते हैं। जो पेपर उनके पास आता है उसको अटैम्प्ट ही गलत करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है एग्ज़ाम में कि लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, और हम लैंग्वेज 1 में क्या करें, लैंग्वेज 2 में क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक PDF डाउनलोड की हुई है। कैंडिडेट शुड अटैम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4th क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 ओनली। देखिए कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो पेपर होता है अटैम्प्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी भर दिया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश आपने भर दिया, ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तब आपको पहला जो पार्ट होगा उसमें हिंदी अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, इंग्लिश छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि जहाँ जैसे ये है, अगर आपने लैंग्वेज, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ऑप्ट किया है तभी आप 91 से 120 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ऑप्ट किया है तभी आप 91 से 120 तक के क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। तो हम ये ऊपर वैसे दिया होता है हमें, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ाम में कि नहीं पता पड़ता। मैं इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था
तो जो क्लासरूम था, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल था, वहाँ पर जितने कैंडिडेट बैठे हुए थे सबको यही कन्फ्यूजन थी। और जो एग्ज़ाम ले रहा था, जो एग्ज़ामिनर था, उससे पूछ रहे थे कि हम कौन सा पेपर अटैम्प्ट करें, हम लैंग्वेज 1 अटैम्प्ट करें या लैंग्वेज 2 अटैम्प्ट करें। तो उनको ये कन्फ्यूजन थी कि हम लैंग्वेज 1 अटैम्प्ट करें या लैंग्वेज 2 अटैम्प्ट करें। तो एग्ज़ामिनर से पूछ रहे थे, और एग्ज़ामिनर ने थोड़ा ना सीटेट का एग्ज़ाम पता नहीं क्लियर कर रखा है या नहीं क्लियर कर रखा, जो उसे क्या पता है ना। तो इसलिए हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले खुद प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा और उसे हमें अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा है, तो जब आपके पास पेपर आएगा तो सबसे पहले आप हिंदी अटैम्प्ट करिएगा, इंग्लिश छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में इंग्लिश अटेम्प्ट करिएगा, हिंदी छोड़ दीजिएगा। मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश भरा है। तो जब आपके पास पेपर आएगा, ठीक है, तो पहले आप हिंदी अटेम्प्ट करिएगा, इंग्लिश को छोड़ देना, ठीक है। फिर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करना और हिंदी को छोड़ देना, ठीक है। इस तरह से करना। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अगर आपने मान लीजिए हिंदी अटेम्प्ट कर दी और यहाँ का ये इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और इस पोर्शन को आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं, आप तो सोचेंगे आप हिंदी भी करके आए, इंग्लिश भी करके आए, लेकिन आपको पता है आपके ये जो इंग्लिश के मार्क्स है ये कंसीडर्ड नहीं होंगे, सिर्फ आपके ये हिंदी के मार्क्स कंसीडर्ड होंगे, ये इंग्लिश के होंगे ही नहीं। तो मैं इसलिए आपको फिर से कह रही हूँ कि जो आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर करिएगा। अब देखिए, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश फिल किया है और लैंग्वेज 2 में हिंदी फिल किया है, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम आएगा तो पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिएगा, हिंदी को छोड़ देना, ठीक है। फिर आप इंग्लिश को छोड़ देना, ठीक है, और हिंदी को अटेम्प्ट करना, ठीक है। यानी आपने लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भरा है और सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी भरा है, तो पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिएगा, हिंदी छोड़ देना, फिर इंग्लिश छोड़ देना, फिर हिंदी अटेम्प्ट करना, ठीक, क्लियर है। चलिए, अब बात ये आती है कि रिलायबल बुक्स कौन सी हैं, हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक दो बुक बता देती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो मैं इसी में सारा कोर्स जो है कवर करवा दूँगी, बाकी आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी के लिए अरुण कुमार की बुक आती है, साइकोलॉजी के लिए अरुण कुमार की बुक आती है, काफ़ी हिंदी में है ये बुक, और काफ़ी मोटी बुक होती है और ग्रीन कलर का इसका कवर होता है। तो आप उस बुक को पढ़िए, तो बहुत अच्छी है। उसके अलावा किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए जो लैंग्वेज हो गया या ईवीएस हो गया, इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ईवीएस के लिए स्पेशली। लेकिन आप जो भी बुक्स पढ़ें वो 1 to 5th तक की बुक्स पढ़ें, इससे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना। और लैंग्वेज और ईवीएस और मैथ्स के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए मैथ्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो आप अच्छा होगा इसके लिए तो आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अटैम्प्ट करें। और साथ में मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि आप झोला छाप बुक से बचें। मार्केट में बहुत सारी सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर आपको गलत मिलेंगे, है ना। तो ऐसी बुक से बचने की कोशिश करें।
मुझे कुछ मैंने खुद देखी हैं कुछ ऐसी बुक्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, और अगर उसी से रिलेटेड मान लीजिए एक क्वेश्चन भी आपके पास आ गए और आपने गलत कर दिया, तो ये लगा लीजिए एक क्वेश्चन सही आपको जैसे 1000 लोगों से आगे ले जाता है, वही एक क्वेश्चन गलत आपको 1000 लोगों से पीछे ले जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन एक आंसर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कोशिश करें झोला छाप बुक से ना पढ़ें, और जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करें। जैसे साइकोलॉजी की अरुण कुमार की बहुत अच्छी बुक है। और मैथ्स के लिए तो आपको बता ही दिया, मैथ्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें अपनी वीडियोस में आपको मैथ्स की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैथ्स की कुछ क्लासेस भी होंगी जिनमें मैं आपको समझाऊंगी कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टाइप के क्वेश्चंस पे आपको अपना फोकस रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एंड चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, ओके, पेडागॉजी हो गया। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम एग्ज़ाम कब होंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ही कहूँगी कि एग्ज़ाम कब होंगे इसका कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अगर आप देखें तो ये मैं आपको नोटिस दिखा सकती हूँ। ये नोटिस जो है ये 24 जनवरी का है, ठीक है। 24 जनवरी का मतलब था उस टाइम कोई लॉकडाउन नहीं था, तो तब का है ये नोटिस। और उसमें जो एग्ज़ाम की डेट दे रखी है वो डेट 5/7/2020 दे रखी है। तो बहुत सारे अभी जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे डिले हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसका डिले का अभी कोई नोटिस नहीं आया है ना। इसका डिले का कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना ये डिले हो सकता है। तो हालांकि अभी तक नोटिस नहीं आया है, ये हम अपने अंदाजे से कह रहे हैं, कोई नोटिस नहीं है। नोटिस के अकॉर्डिंग तो जो डेट तय है उसी डेट पे होना है। बाकी अब देखते हैं, अगर कोई नोटिस आता है तो मैं वो आपको जैसे ही आएगा मैं वैसे ही बता दूँगी। इसके अलावा बात होती है कि मैम हम दिन में कितने टाइम पढ़ें या हम कितना कोर्स कवर कर लें। तो मैं इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको कम से कम 2-3 महीने आपको अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्योंकि देखिए सिर्फ सीटेट क्वालिफ़ाई करना ही एम नहीं है, सीटेट क्वालिफ़ाई करने के अलावा सीटेट में आपकी अच्छी रैंक आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो वेटेज मिलती है सीटेट में जो मार्क्स हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तो कम से कम आपको 3-4 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो और टाइम पीरियड कितना देना है, तो देखिए कंटिन्यूसली आपको 1-8 घंटा तो दिन में रोज़ देना ही पड़ेगा। तो इससे मतलब आप अगर 1 घंटा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी अपने वीडियो के नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप उस लिंक पे जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और हम जो ये वीडियो जो बनाएंगे या जो इस वीडियो में आपको कोर्स कवर करवाएंगे वो सारे सिलेबस से रिलेटेड होंगे। मतलब हम इधर उधर से और कुछ नहीं लेके आएंगे, जो सिलेबस में दिया गया है हम उसी से रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के नीचे, जहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बाई चांस चैनल नहीं मिल पाता है, मैं इस वीडियो के नीचे अपने चैनल का लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी, जहाँ से आप उस लिंक से मेरे चैनल से
को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पाता है मेरा चैनल, तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और जो भी अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी या कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप मुझे इस वीडियो के बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।